हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किए थे और हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया था। और आज वाली क्लास के अंदर हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस डिस्कशन से पहले हम थोड़े से एल्केन्स की पोलरिटी के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये एल्केन्स जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर होने का रीजन क्या है? क्योंकि एल्केन्स में या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन कार्बन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहां पर sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा En, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। ऑलमोस्ट क्या है? ये नॉन पोलर है। साथ में एल्केन्स के अंदर अगर हम देखें, जैसे एक प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना दें हम, ठीक है, तो कोई भी एल्केन है तो उसमें कार्बन पर जीरो लॉन पेयर फोर्स सिग्मा, सॉरी, कार्बन पर जीरो लॉन पेयर फोर्स सिग्मा, हाँ सही है, मैं गलत नहीं बोला। कार्बन पर जीरो लॉन पेयर और फोर्स सिग्मा है। यानी एल्केन में कार्बन पर कोई लॉन पेयर नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो इस वजह से भी कोई पोलरिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि लॉन पेयर और पाई बॉन्ड आने से पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एल्केन्स नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर होते ही एल्केन्स का जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो हो गया। डायपोल मूवमेंट जीरो होने से क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो एल्केन्स हैव वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और एल्केन्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। तो एल्केन्स के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है या वंडरवाल फोर्सेस हैं। और ये जो वंडरवाल फोर्सेस हैं ये बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया पर। मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया पर। तो हमेशा ध्यान रखो, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, VWF वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मासेस, क्योंकि जो जितना ज्यादा हैवी है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतने ज्यादा होंगे। मैं वंडरवाल फोर्सेस के बारे में डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग के एंड में भी और स्टेट ऑफ मैटर में भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो अगर आप स्टेट ऑफ मैटर के इनिशियल वीडियो देखेंगे आप, तो वहां पर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का अच्छा खासा डिस्कशन मिल जाएगा। और दूसरा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसको मैं वंडरवाल फोर्स कह रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतने ज्यादा होंगे। तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो उसका रीजन देंगे कि एल्केन्स नॉन पोलर है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फिर वीक तो हैं, पर अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि CH4 CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब में भी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पर हम इनकी रिलेटिव बात करें तो इनके मोलिकुलर मास, तो अगर मैं रिलेटिव बात करूं तो ये मॉलिक्यूल ये है, ये थोड़ा और बढ़ गया, ये थोड़ा और बढ़ गया, ये थोड़ा और बढ़ गया। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरह से पास में होंगे, तो ये इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। 1 मोल सैंपल भी है तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं। तो इनके सरफेस, कांटेक्ट सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहे हैं, कांटेक्ट सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट राइट चल रहा हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो सबसे पहला पॉइंट तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मासेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होंगे। इससे क्या हो जाएगा? इनका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा
तो वीक वंडरवाल फोर्सेस जो हैं तो वीक है, लेकिन फिर भी इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी, तो वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होंगे वो ब्यूटेन में ज्यादा होंगे वंडरवाल फोर्सेस के एज कंपेयर टू मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो लेफ्ट राइट वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये हमेशा ध्यान रखो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट विथ नो एक्सेप्शन। ठीक है, किसी भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन। कोई भी मोलिक्यूलर अगर उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होने ही है। तो ऑब्वियसली यहां पर भी लेफ्ट राइट चलेंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या डिसाइड करते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिसाइड करते हैं फिजिकल स्टेट। जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ते जाते हैं तो गैस की डेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होते जाते हैं, और एक पर्टिकुलर मोलिकुलर मास इंक्रीज होने के बाद वो जो मोलिक्यूल है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज होने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होते जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर लिमिटिंग पॉइंट आता है, उसके बाद अगर और ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो वो मोलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को होल्ड करने लग जाते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ब्यूटेन जो फर्स्ट 4 एल्केन्स हैं अप टू ब्यूटेन, ये सारी गैसेस है, यानी C1 से C4 तक के जो एल्केन्स हैं वो गैसेस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और C5 टू C17 तक या C16 तक ये सब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी पेंटेन लिक्विड है, हेक्सेन लिक्विड है, हेप्टेन लिक्विड है, ऑक्टेन लिक्विड है, नोनेन लिक्विड है, डेकेन लिक्विड है, अनडेकेन 11 कार्बन लिक्विड है, और ये सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और C16 तक करीब करीब ये लिक्विड होते हैं। C17 से आगे मोलिकुलर मास और बढ़ गया। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेंगे तो पहले तो मोलिकुलर मास इंक्रीज होने से गैस की डेंसिटी बढ़ेगी, गैस के मोलिक्यूल पास में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम जैसे पेंटेन पर आ गए, पेंटेन पर मोलिकुलर मास इतने ज्यादा डोमिनेट हो गए, ये ब्यूटेन है, इसके बाद पेंटेन आ गया, नेक्स्ट होमोलोगस। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का जो नेक्स्ट होमोलोगस है वो है पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन। तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इनमें मोलिकुलर मास इंक्रीज हो गए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गए, तो वंडरवाल फोर्सेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि ये मॉलिक्यूल इतने ज्यादा पास में आ गए कि एक दूसरे को होल्ड करने लग गए, तो इनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इनकी फिजिकल स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और ये आते आते C16 के बाद C17, C18, C16 तक ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब लेकिन क्या होता जा रहा है, C11, C12, C13, C14 मोलिकुलर मास बढ़ता ही जा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। C17 तक आते आते इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोलिकुलर मास और सरफेस एरिया इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज पैक होने लग जाते हैं, तो वो फिजिकल स्टेट उनकी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो C17 और C17 के अबव, C17 और C17 के अबव, या कुछ बुक्स में C18 भी लिखा रहता है, तो इसको इशू मत बनाना। C17 और C18 के अबव जो हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स है, वो वैक्स की तरह सॉलिड हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉलिड हो जाते हैं, इसीलिए मैंने वैक्स की तरह सॉलिड बोला। और इनको पैराफिन वैक्स बोलते हैं, पैराफिन वैक्स बोलते हैं। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो पैराफिन वैक्स ये मार्केट में मिलती भी है, अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे तो बहुत शॉप पे पैराफिन वैक्स मिलती है। बेसिकली पैराफिन वैक्स फ्यूल पर्पज से यूज होती है, और मोमबत्तियां जो होती है, कैंडल जो होती है, वो पैराफिन वैक्स से बनती है। ठीक है, तो आपने पैराफिन वैक्स आपने बहुत बार देखी हुई है, कैंडल्स देखी हुई है, तो वो पैराफिन वैक्स है। ये तो इसके बारे में फिजिकल स्टेट के बारे में बात की मैंने। और ये पूरे एक्सट्रीमली क्या है, नॉन पोलर है, और जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो वाटर जैसे पोलर मीडियम में कभी सॉल्युबल नहीं होगा। तो सारे एल्केन्स जो हैं कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनिक नॉन सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। ये हमेशा ध्यान रखो, लाइक डिसॉल्व। पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होगी ड्यू टू नॉन पोलरिटी। सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड,
या इस तरह के जो भी सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें ये रैपिडली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसके बाद हम अगर बात करें कि ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है। ब्रांचिंग से क्या हो जाता है, कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास C4H10 है, C4H10 है, ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन के 3 आइसोमर है मेरे पास। एक तो ब्यूटेन के 3 आइसोमर है, CH3 CH2 CH2, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन, इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन। दूसरा आइसोमर है हमारे पास CH3 CH, मैंने नेमिंग में पढ़ा रखा है आपको, CH पे जब 2 CH3 होते हैं तो हम उसको आइसो बोलते हैं। तो ये है आइसोब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन, इसका कॉमन नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, और तो ये हो गया। और इसी तरह से मैं एक और इस एग्जांपल को चेंज कर देता हूं, C5H12 ले लेता हूं। तो अब अगर मैं, क्योंकि उसमें 3 आइसोमर मेरे को मिल जाएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो ये एग्जांपल ज्यादा अच्छा है। तो ये एन पेंटेन, ठीक है। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटेन की जगह मैं आइसोपेंटेन लिख दूंगा, क्योंकि सी आइदर लेफ्ट और आइदर राइट टर्मिनल पर CH पे जब 2 CH3 होते हैं तो हम उसको आइसो बोलते हैं। और CH3 और ये पेंटेन का नेक्स्ट आइसोमर है, इट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। तो पेंटेन है 3 आइसोमर, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब इन तीनों के मोलिकुलर मास तो सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट है, तो ये आइसोमर हो गए। अगर मैं ये बात करूं तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन है इसमें, इसमें 1 2 3 4 कार्बन का चेन है इसमें 1 2 3, इसमें लॉन्गेस्ट चेन का 3। तो ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि पेंटेन के चेन आइसोमर, तो ये रहे तीनों। खैर, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। तो अगर मैं इस एग्जांपल में टॉप टू बॉटम डिस्कस करूं, मैं इस एग्जांपल में टॉप टू बॉटम डिस्कस करूं, तो नंबर 1 मॉलिक्यूलर मास रिमेन सेम। मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, रिमेन सेम टॉप टू बॉटम। तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब मॉलिक्यूलर मास सेम है, ओके बेटा। अब क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज। सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। यानी एन पेंटेन का सैंपल है, तो एन पेंटेन के सैंपल में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे के मैक्सिमम, इनका सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा। यहां इस तरह से बनने की वजह से, यहां पर इस तरह से बनने की वजह से, ये इस तरह से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ब्रांचिंग आ गई। तो ब्रांचिंग आने की वजह से क्या होगा, यहाँ एक स्फीयर बन गया। तो अब क्या हो जाएगा, इस तरह से इनका ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ये मिथाइल ग्रुप तो ज्यादा पास में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। यहाँ यूं बोलूं मैं, ये हो गया, ये आ गया, यूं हो गया, ये आ गया, ये यूं हो गया, ये आ गया, यूं आ गया। तो ये एक दूसरे को ज्यादा पास में नहीं आने जाएंगे। और सपोज करो एक जिग अल्टरनेट इस तरह से भी लगा दो, तो कुल मिला के ये हुआ, यानी एक मॉलिक्यूल यूं लिया मैंने, एक मॉलिक्यूल इस तरफ लिया है और एक इधर लिया, एक यूं लिया है, यूं ये यूं है और फिर ये इधर यूं ले लिया, फिर ये यूं ले लिया और फिर ये यूं ले लिया। तो भी देखो इनके बीच में गैप रह जाएगा। और ये मॉलिक्यूल, अगर ये तो हो गया इसकी बात, ठीक है। और ये नियोपेंटेन तो ऑलमोस्ट स्फीयरिकल मॉलिक्यूल है, और स्फीयर्स का कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया आपस में वैसे ही कम होता है। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। तो क्या हो जाएगा, वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे। वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर तो ये चलेगा ही चलेगा। अब क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट 2 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। एक तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ साथ हाउ दे क्लोज्ड पैक्ड इन देयर सॉलिड स्टेट, ये अपनी सॉलिड स्टेट में कितना क्लोजली सिस्टमेटिकली
पक्के से बॉन्डेड है उस पर भी डिपेंड करता है। क्या होता है, जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये क्लोजली ज्यादा पैक्ड होंगे, ठीक है ना, तो ये कम क्लोज पैक्ड होंगे। तो मैं मेल्टिंग पॉइंट का एक एग्जांपल ले रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी के बेस पर। तो थोड़ा सा 2 मिनट रुको, इसको कंप्लीट कर लूं। लेकिन आप माइंड में रखो, ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ो आपको ये पॉइंट काम आएगा। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर मेल्टिंग पॉइंट को हम बहुत बार प्रिडिक्ट करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, या थोड़ा सा हमको परेशानी होती है बहुत बार, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ साथ सॉलिड स्टेट में उसके जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से पैक्ड हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 मिनट रुको। अब हम यहां पर ये तो चीज पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले मैंने जो डिस्कस किया है उसकी स्लाइड्स रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। तो जो स्टूडेंट 11th में फर्स्ट टाइम है तो वो उसको देख के नोट्स बना लें, बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं रीड करके भी टाइम वेस्ट करूंगा। ये वही सब चीज है जो मैंने अभी डिस्कस की है। जो 11th के फ्रेशर हैं वो इसको पोस्ट करके इसको देख के नोट्स बना लो, और जो 12th में रिवीजन पर्पस से पढ़ रहे हैं या ड्रॉपर्स हैं तो उनको इनको देखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने जो अभी कहा वो ध्यान रखना है। और ये बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ये अभी जो बताया मैंने, यानी मोलिकुलर मास जो मैंने अभी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के बारे में बताया, वही कंसेप्ट यहां मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो एक तो ये मैंने बताया आपको कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट हो जाएगा, क्योंकि मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो आपने देखा था सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब वंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। ये वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सेकंड वाला पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के लिए है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल में स्फीयरनेस बढ़ेगी, सरफेस एरिया खुद का कम होगा, तो और कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया उसके मॉलिक्यूल्स के कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ब्रांचिंग क्या करेगा, स्फीयर शेप को ले आएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। ये वाला एग्जांपल ये मैंने आपको एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन वाले एग्जांपल से ये वाला पॉइंट समझाया मैंने आपको, और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया। तो ये जो एक्सप्लेन कर चुका हूं वही सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट के बाद थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे हम। तो जो ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर है जो मैंने अभी बताई दिया आपको, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा मैं, तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज पैकिंग इन क्रिस्टल लेटिस, यानी वो अपने सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल लेटिस में किस तरह से पैक्ड है। तो ये हमें, अब मैं इसका शानदार शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बहुत बार मॉलिक्यूलर मास कम होते हुए भी उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड को सेपरेट होना है, तो अगर वो सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोजली और अच्छे से पैक होंगे तो सेपरेट होने में ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गए। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हमको क्या है, जैसे ऑड नंबर और इवन नंबर की बात करूं मैं, तो देखो जैसे मेरे पास मीथेन, तो ये ध्यान रखना शॉर्ट ट्रिक है ये, इवन नंबर एल्केन सिमेट्रिकल, इवन नंबर एल्केन क्या है, सिमेट्रिकल है। और इवन नंबर एल्केन जब सिमेट्रिकल होंगे, इवन नंबर एल्केन क्या बोल रहा हूं मैं,
सिमेट्रिकल है तो क्लोज पैक्ड हैं इन क्रिस्टल लेटिस, ठीक, क्लोज पैक्ड है क्रिस्टल लेटिस में, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, इंक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है, इंक्रीज। और अगर ओड नंबर है, ओड नंबर एल्केन है, तो वो अनसिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, ओड नंबर है अनसिमेट्रिकल होंगे, तो लूजली पैक्ड होंगे, मतलब लेस क्लोज पैक्ड होंगे, ठीक है ना, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए जनरली क्या होता है, मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मीथेन, अब मैं इसको ये ले लेता हूं, मीथेन है, ये इथेन है, ठीक है, और ये प्रोपेन है, ये अब वो एक काम कर लेते हैं, ये प्रोपेन CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 1 2 3 4 5, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या हो गया, ये जैसे C3 कार्बन का एल्केन है, प्रोपेन है, ये C4 का ब्यूटेन है, ये C5 का पेंटेन है, ये C6 का हेक्सेन है, C7 का हेप्टेन है, ठीक है। तो अब है ना, इसमें अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहे हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, C3 से ज्यादा C4 का, C4 से ज्यादा C5 का, C5 से ज्यादा C6 का, C6 से ज्यादा C7 का, मतलब हेप्टेन का सबसे ज्यादा और प्रोपेन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं। तो ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड सेपरेट हो रहा है वेपर में, और अब सॉलिड, अब यहां अगर मैं इन सबको सॉलिड में कन्वर्ट कर रखा है, तो अब इस केस में क्या होगा, C4 और C6 ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, किसके कंपैरिजन में, C6 और C7 ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, किसके कंपैरिजन में, और एक और ले लो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये C8 हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो सब इंक्रीज हो रहा है C3 टू C8, बट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट C3 से ज्यादा C4 का होगा, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। अब ये यू होगा, नहीं होगा, अब यहां पर ये हो जाता है बेटा, यहां पर क्या हो जाता है, C4 का जो ये वाला हो गया, यानी बॉइलिंग, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो C3 से ज्यादा C4 का, और इधर से C5 से भी ज्यादा C4 का, क्योंकि C4 जो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रोपेन से भी ज्यादा होगा और पेंटेन से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ब्यूटेन सिमेट्रिकल है तो ये क्लोजली पैक्ड हो गया। अब पेंटेन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हेक्सेन का होगा, ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर मास भी तो बढ़ ही रहा है। तो अब क्या होगा, अब स्ट्रेट को समझो, अब क्या हो गया, ये जो ब्लू वाले हैं ना, ये लेस देन और ग्रेटर देन को बता रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या हो गया, अब सी मेल्टिंग पॉइंट पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन का पूछे तो हेक्सेन का सबसे ज्यादा हो गया, अब ये इससे ज्यादा हो गया, फिर ये वापस इससे ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो नियरेस्ट जो इवन नंबर वाला है उसका हाईएस्ट होगा, यानी C3 तो C4, ठीक है। तो मैं जैसे एक बात करूं, जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे थे, का हाइपोथेटिकल ग्राफ बना लेता हूं एक, ठीक है। तो या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं बेटा, ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर C3 का यहां आ रहा है, C3 का यहां आ रहा है, तो C4 का यहां आएगा, C5 का फिर यहां आ जाएगा, C5 का यहां आ जाएगा, तो C6 का फिर इधर आ जाएगा,
C6 का इधर आ जाएगा, तो अब फिर C6 का यहां आ जाएगा, C7 का यहां आ जाएगा, यानी C4 से तो ज्यादा ही रहेगा C7, और फिर C8 का आ जाएगा। तो अपन क्या देख रहे हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो C3 से C4 तक बढ़ा, फिर C5 पे वापस कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। तो आप क्या देख रहे हो, जो ऑड नंबर वाले हैं, ये देखो, ये ऑड नंबर वाले जिसमें उन्हें सर्कल कर दिए, ऑड नंबर वालों के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो C3 और C5 के बीच में जो इवन नंबर है उसका ज्यादा है। इसी तरह से C5 और C7 के बीच में जो इवन नंबर है उसका ज्यादा है। और इसी तरह से अगर मैं C9 का लूंगा तो C9 जो आएगा, जस्ट अ मिनट, C9 इस तरह से बनेगा, ये C8 यहां आ जाएगा और फिर C9 यहां आएगा। ये ध्यान रखना आप, C6 से ज्यादा ही है। देखो C4 से ज्यादा क्या होगा, C4 से ज्यादा C6 का होगा, C6 से ज्यादा C8 का होगा, ये तो होना ही है। इसी तरह से C3 से ज्यादा C5 का होगा, तो ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे, ध्यान रखना है। C5 से ज्यादा C7 का होगा, C9 होगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जिग जैग चलेगा, ठीक है। यानी जिग जैग में जो हाइट पर है, ठीक है, यहां पर पीक पर है, वो इवन नंबर आएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि C3 और C5 के बीच में जो C4 आ रहा है, तो C4 के मेल्टिंग पॉइंट C3 से तो ज्यादा होने ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन वो C5 से भी ज्यादा आ रहा है। इसी तरह से C5 और C7 के बीच में जो C6 आ रहा है, तो C5 से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट C6 का तो होना ही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, लेकिन C6 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो C7 से भी ज्यादा है। रीजन, C6 ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से क्रिस्टल लेटिस में क्लोजली पैक्ड है। इसी तरह से C7 का जो C7 और C9 की बात करूं, C7 से C9 तक की, तो C7 से ज्यादा C8 होना ही है, लेकिन C8 का ज्यादा है C9 से। यानी आपको समझ में आ गया, जो इवन नंबर वाले हैं, इवन नंबर वाले एल्केन्स हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नेबर एल्केन्स से ज्यादा है। इवन नंबर वाले एल्केन्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट नेबर एल्केन्स से ज्यादा है। इवन नंबर वाले जो एल्केन्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट नेबर एल्केन्स से ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको इस ग्राफ से अच्छे से। तो मेल्टिंग पॉइंट में इस तरह के वेरिएशन मिलेंगे आपको, और आपको सीधा लिखना है कि वो सिमेट्रिकल पैकिंग की वजह, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में होने की वजह से क्लोज पैकिंग है। और यही देखो मैंने लिखा है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे ये दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखो आप, इसमें मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, मैक्सिमम पैकिंग ड्यू टू सिमेट्रिकल स्फीयर शेप, ठीक है। तो यहां पर इन चीजों को आप देख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, LPG is called as liquefied petroleum gas or kitchen gas which is a mixture of propane and butane. CNG, compressed natural gas, mainly contains CH4. A mixture of N-butane and isobutane is called calor gas. तो ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कि आप जानते ही हो। ये CNG ऑटोमोबाइल फ्यूल है, LPG किचन गैस है, ठीक है, और ये केलोर गैस भी फ्यूल के लिए यूज करते हैं, हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने क्लियर कर दिया कि जो एल्केन्स है वो लेस रिएक्टिव है, एक तो नॉन पोलरिटी की वजह से, फिर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो ये खुद रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो अब जब मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूं और बोलता हूं कि ये मीथेन से बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है, इथेन से इसका रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट का क्रॉस क्वेश्चन होता है कि सर एक तरफ तो बुक में लिखा हुआ और आप सर कहते हो कि है ना एल्केन तो बहुत लेस रिएक्टिव है, तो CH4 की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव हो रही है, CH4 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट में ही हो रही है, तो फिर रिएक्टिव हो गए ना। तो बेटा ऐसा नहीं है। इस पॉइंट को मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूं, मैंने क्या कहा, एल्केन लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, वो शांति से बैठे रहते हैं, वो शांति पसंद, ठीक है ना।
पीस लविंग मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनके ऊपर कोई अटैक करे तो उसका जवाब नहीं दे। हम इंडियन क्या है, पीस लविंग, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम चुपचाप उनके बुलेट्स को एक्सेप्ट करते रहेंगे। जवाब तो देना ही पड़ता है। तो यही वाली बात है कि मीथेन एल्केन इटसेल्फ तो नॉन रिएक्टिव है, लेकिन सामने वाला रिएजेंट अगर एग्रेसिव है, सामने वाला रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर मीथेन को रिएक्शन करना पड़ता है, वो सामने वाले की वजह से, मीथेन एल्केन के खुद की वजह से नहीं। ठीक है, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल शांत है, चुपचाप रहते हैं, अपना काम से काम रखते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती आपको परेशान करे या जबरदस्ती आपको आके रेपट मार के चला जाए तो आप एग्रेसिव हो जाओगे। तो हम थोड़ी ये बोलेंगे कि है ना तुम जो एग्रेसिव हो गया, रेपट खा के जो एग्रेसिव हो गया, तो हम ये थोड़ी उसको बोलेंगे कि ये तो शैतान है, ये तो रिएक्टिव है। नहीं, वो सामने वाले की वजह से हुआ। तो इसीलिए क्या होता है, एल्केन जनरली लेस रिएक्टिव है, लेकिन कुछ मोर रिएक्टिव रिएजेंट जो होते हैं, अगर हम उन मोर रिएक्टिव रिएजेंट को एल्केन के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो मोर रिएक्टिव रिएजेंट एल्केन पे अटैक कर करके एल्केन से रिएक्शन करने लग जाते हैं। एल्केन नहीं करती है, एल्केन से रिएक्शन मोर रिएक्टिव रिएजेंट करते हैं। और बहुत बार हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, लोगों का होता है ना पर्सनल इंटरेस्ट कि दो जने लड़ लें, तो इसी तरह से हमारा भी यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है कि एल्केन रिएक्ट करे, क्योंकि हमारे को किसी नए प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो हम फिर क्या करते हैं, कैटलिस्ट लगा देते हैं, टेम्परेचर लगा देते हैं, प्रेशर लगा देते हैं, तो वो रिएक्शन कर लेती है। तो इसीलिए ना इसकी रिएक्शन लिमिटेड है। जो कुछ लिमिटेड रिएक्शन हमारे सिलेबस में, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेशली एनसीईआरटी की रिएक्शन ही डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हेलोजिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो हेलोजिनेशन में क्या है कि जैसे RH है, RH है प्लस X2 है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। RH प्लस HX, X2 क्या है, यहां X2 है F2Cl2 Br2 और I2, और F2Cl2 Br2 I2 तो लेफ्ट राइट इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हम जैसे ये सारे इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल है, अब हम इनकी रिएक्टिविटी के बारे में 12th में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। मैं एक बात क्लियर कर दूं, फ्लोरीन और फ्लोरीन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो वीक होता है, लेकिन फ्लोरीन जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे HF, जैसे CF, SF, यानी फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया सल्फर के साथ तो SF, फ्लोरीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो CF, फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो HF। तो फ्लोरीन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन उसके खुद का जो मॉलिक्यूल है, लेकिन उसका जो खुद का मॉलिक्यूल है, जब F एटम F के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो वीक है। जब F एटम F के साथ बॉन्ड बनाता है तो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज्यादा डेंसर होता है, तो उसके लोन पेयर, फ्लोरीन का साइज छोटा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन पे ये जो लोन पेयर है ना वो इतने ज्यादा पास में आ जाते हैं बॉन्डिंग के। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये लोन पेयर्स इसको आपस में रिपेल करने लग जाते हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, तो F2 की एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो अब अगर हम ये देखें कि यहां हमने लिया और इधर आयोडीन से उल्टा है, आयोडीन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे H, आयोडीन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, आयोडीन ने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, आयोडीन ने बॉन्ड बनाया सल्फर के साथ, तो वो वीक होता है। फ्लोरीन जब किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग, फ्लोरीन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन खुद का बॉन्ड वीक। और उधर चले आयोडीन में, तो आयोडीन जब किसी दूसरे से बॉन्ड बनाता है तो बहुत वीक बनाता है, CI बॉन्ड वीक, HI बॉन्ड वीक, SI बॉन्ड वीक। अब यहां पर ये हो गया बेटा, जैसे इसको बोलेंगे हम फ्लोरीनेशन, इसको बोलेंगे हम फ्लोरीनेशन, तो ये HF, इस
और ये डार्क में रिएक्शन हो जाती है, जरूरत ही नहीं ज्यादा एनर्जी लगाने की। और ये क्लोरीन है तो क्लोरीन सनलाइट में रिएक्शन करके RCl बना देता है, HCl। इसी तरह से एल्केन ब्रोमीन से रिएक्शन करके, ठीक है, इसको हीट करना पड़ता है तो एल्काइल ब्रोमाइड बना देता है और HBr। और एल्काइल आयोडाइड जो है बनाने के लिए आयोडीन लेंगे और इसको और ज्यादा हीट करेंगे। अगर ये T1 टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो ये T2 पर हीट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, तो T1 से ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर T2, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। अभी आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों होता है और इसके अंदर एल्काइल आयोडाइड की यील्ड को कैसे ज्यादा बढ़ाया जाता है और F2 एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, ये सब जानने के लिए हम नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। मैं अब नेक्स्ट क्लास में आगे इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।